नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इथिक्स के बारे में बताऊंगा कि इथिक्स का इंपॉर्टेंस आपके सिलेक्शन में कितना है। देखिए, सबसे बेहतर तरीका है यह जानने का कि इथिक्स का हमारे एग्जाम में कितना रूल होता है। सीधे हम अगर टॉपर्स के मार्क्स देखें तो आपको पता लगेगा कि ईशिता किशोर को, जो ऑल इंडिया रैंक 1 थी, इनको इथिक्स में मिले थे 112 नंबर। ऑल इंडिया रैंक 2 आया था गरिमा लोहिया को, इनको इथिक्स में मिले थे 141 मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक 3 उमा HN, इनको मिला था 132 मार्क्स। और हिंदी मीडियम के काफी पॉपुलर IAS रहे हैं रवि सिहाग, इनके सिलेक्शन में इनको ऑल इंडिया रैंक 18 आया था और इनको इथिक्स में 117 नंबर मिले थे। जबकि दिव्या तंवर, यह भी काफी फेमस IAS रही है हिंदी मीडियम की, पहले IPS के लिए चयनित हुई, फिर फाइनली IAS के लिए चयनित हुई, इनको 105 रैंक आया और इनको इथिक्स में मिला है 123 मार्क्स। इन सभी मार्क्स से आप लोगों को एक बात का अंदाजा लग गया होगा कि GS में जो मार्क्स गेन करने का औसत होता है वो 90 से 100 के बीच होता है, जबकि जो हमारे टॉपर्स हो रहे हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, इनको इथिक्स में जो मार्क्स मिल रहे हैं वो औसतन 120 प्लस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इथिक्स का हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है, साथ ही रैंक इंप्रूव करने में भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इथिक्स के साथ समस्या यह है कि इथिक्स को लेकर के आपकी जो अब तक की एकेडमिक पढ़ाई होती है उसमें हमें इथिक्स नहीं पढ़ाया जाता। अभी तक कोई ऐसी ट्रस्टवर्दी कोई एक सोर्स नहीं है, कोई किताब नहीं है जिससे कि कहा जाए कि हमारे इथिक्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इसकी तैयारी कैसे करें, आइए इसको हम जानते हैं चरणबद्ध रूप से कि इथिक्स की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले इथिक्स को हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है जो कि आपको तैयार करना है, वह है सिलेबस। ठीक है, यह इथिक्स का एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करना है हम आगे देखेंगे। सेकंड है जो कि बच्चों से जुड़ी समस्या होती है, वह होता है कि इथिक्स में हम स्टडी मटेरियल कैसा प्रेफर करें। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या हो, कौन से सोर्स पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, दूसरी समस्या होती है। तीसरी समस्या होती है आंसर राइटिंग की, कि आंसर राइटिंग हमने पढ़ लिया, अब आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग के हमारे कंटेंट कैसे हो, ये सारी समस्याएं रहती हैं। अब आपको क्रमिक रूप से मैं इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं कि आपको आगे अपनी तैयारी को दिशा और उसको दिशा कैसी देनी है। सबसे पहले सिलेबस के साथ पहला पॉइंट आता है कि आपको सिलेबस पूरा याद कर जाना है। यू हैव टू रिमेंबर द सिलेबस, याद करना है। सिलेबस जो भी दिया गया है इथिक्स का, वह आपके पिन पॉइंट पे, जुबान पे होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, सिलेबस में जो भी शब्दावलियां दी गई हैं, ठीक है, उन सभी शब्दावलियों की परिभाषा आपके पास होनी चाहिए। शब्दावलियों की परिभाषा, ये सब चीजें आप याद सुनते रहिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। शब्दावलियों की परिभाषा का मतलब है, जैसे आप जब इथिक्स का सिलेबस ओपन करते हैं तो सिलेबस में आपको दिया रहता है सत्यनिष्ठा, मूल्य, जवाबदेहिता, पारदर्शिता। तो क्या होती है जवाबदेहिता, मूल्य क्या होते हैं, नैतिकता क्या होती है, इन सभी शब्दों के सटीक और संक्षिप्त परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। कैसी परिभाषा, सटीक और संक्षिप्त। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी परिभाषा आप याद कर लें, ठीक है, एकदम छोटी परिभाषा हो, सटीक हो, ठीक है, साफ और संक्षिप्त हो। तीसरा है कि इनके साथ साथ जो UPSC ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे शब्द पूछे हैं जो सिलेबस से बाहर, उनके शब्द सिलेबस से बाहर के रहे हैं। जैसे सिलेबस में कुछ ऐसे, जैसे दया हो गया, UPSC ने पूछा है दया के बारे में, लेकिन दया शब्द सिलेबस में नहीं है। करुणा के बारे में UPSC ने पूछा है, लेकिन करुणा शब्द सिलेबस में नहीं है। तो UPSC ने अब तक 2013 से अब तक जितने शब्दावलियों का, सिलेबस से बाहर की शब्दावलियों का प्रयोग किया है, उसकी भी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो PYQ से संबंधित शब्दावलियों की परिभाषा,
ठीक है, शब्दावलियों की परिभाषा। अब यह भी ध्यान रखना है कि यह शब्दावली की जो परिभाषा हो वो कैसी हो, साफ हो और संक्षिप्त हो। बहुत बड़ी परिभाषा नहीं रखनी है, छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है कि इसके बाद इन शब्दों से जुड़े हुए अगर किसी महापुरुष ने या किसी विद्वान का कोई कथन है, कोई कोट है, कोई स्टेटमेंट है, शब्दावलियों से जुड़े महत्वपूर्ण कथन, अब ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आपको एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप आंसर राइटिंग करने के फेज में आएंगे तो आपको लगेगा कि अगर आपने इसको तैयार नहीं किया है तो आप परफेक्ट आंसर लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए क्रमिक रूप से ये सभी चीजें आपके डायरी में होनी चाहिए, आपके नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपने डायरी में रखना है। क्या करना है, सिलेबस में जो शब्दावली दी गई है उन सारे शब्दावलियों की परिभाषा गूगल से सर्च करके, यूट्यूब पे देख करके बहुत सटीक और संक्षिप्त उसको अपने नोट्स में, अपने डायरी में इकट्ठा कर लेना है। दूसरा कि पीवाईक्यू से भी जो शब्द यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उन शब्दों के भी परिभाषा आप अपने डायरी में जरूर लिख लें, ठीक है। तीसरा आता है कि शब्दावलियों से जुड़े महत्वपूर्ण कथन। अब जैसे मूल्य है, तो मूल्य के बारे में जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था आरटीआई के बारे में, ठीक है, एथिक्स में। अब आरटीआई के बारे में सेकंड एआरसी क्या कहता है, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, वह कहता है कि आरटीआई इज द मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा है कि आरटीआई इज द मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब यह परिभाषा यूपीएससी प्रश्न तो गुड गवर्नेंस के बारे में पूछती है, सुशासन के बारे में पूछती है। तो इथिक्स में सुशासन के बारे में पूछा गया और आपने ब्रैकेट में लिख करके और यहां पर लिख दिया सेकंड एआरसी, तो इससे क्या हो गया कि आपके आंसर में सेकंड एआरसी ने इसके बारे में जो कहा है वह बात आपके उत्तर में शामिल हो गई। और यह बात सभी बच्चों की कॉपी में नहीं होगी, तो आप विशिष्ट हो गए। विशिष्ट हो गए तो आपको विशेष मार्क मिलेंगे। सबके औसत मार्किंग में अगर आपकी मार्किंग होगी तब तो आप बहुत अच्छा नहीं है। आप कैसे सबसे आगे निकलेंगे, तो आपको जो शब्दावलियों से जुड़े महत्वपूर्ण कथन है इनको भी याद करना होगा, ठीक है। और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करते रहेंगे, सिर्फ शब्दावली को सर्च करेंगे, मूल्य जैसे ही सर्च करेंगे मूल्य के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं भी आ जाएंगी, बहुत सारे कोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका रहा कि आपको क्या करना है, आपको प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जो प्रमुख कथन दिए जाते हैं वह भी आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है, इसको हम लोग अगले पेज पे ले लेते हैं। अगला काम आपको करना है कि जितने भी शब्द दिए गए थे आपके सामने, इन सभी शब्दों से व्यक्तिगत जीवन में अगर आपका कोई उदाहरण जुड़ रहा है, व्यक्तिगत जीवन का कोई उदाहरण जुड़ रहा है, ठीक है, तो वह भी लिख लेना है। यह आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मूल्य शब्द की परिभाषा आपने लिखी, नैतिकता शब्द की परिभाषा आपने लिखी, उसके बाद क्या लिखा, नैतिकता के बाद उससे जुड़ा हुआ कोई कोटेशन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि उसके बाद अपने जीवन में आपने कभी नैतिकता का काम, जो अच्छा काम किया है, वह उदाहरण वहां पे लिख दिया। तो यह नैतिकता के बारे में आपकी पूरी जानकारी परिपक्व हो गई। अगर यूपीएससी नैतिकता से कोई प्रश्न पूछता है तो आपको अब आपके पास तीन चीजें हैं प्रेजेंट करने के लिए। नैतिकता की परिभाषा आपको याद है, उससे जुड़ा हुआ कोटेशन आपको याद है, और तीसरा कि आपके व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण वहां पर आपको याद है, ठीक है। तो व्यक्तिगत उदाहरण हो गया। दूसरा,
व्यक्तिगत उदाहरण के बाद आता है कि अगर किसी महापुरुष ने, इस संदर्भ में किसी महापुरुष के जीवन से, महापुरुष के जीवन से कोई उदाहरण मिलता है, ठीक है, जैसे यूपीएससी ने अगर पूछ लिया त्याग, त्याग क्या है या मूल्य क्या है, तो मूल्य के लिए आपने अगर महापुरुष खोजने जा रहे, भगवान राम अगर आपको याद है, तो पिता के एक वचन के चलते अपने राज्यपाट का त्याग कर दिया, ठीक है, 14 वर्ष तक जीवन वन में रहे, ये बहुत बड़ी मूल्य है, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण जो कि किसी महापुरुष के जीवन से हो, किसी धार्मिक ग्रंथ में ऐसे हमारे नायक वर्णित हो, वहां से जो उदाहरण मिलते हैं उनको भी अपने नोट में आपको शामिल करने हैं, ठीक है। तीसरा कि वर्तमान समाज में, वर्तमान समाज में अगर कोई उदाहरण है, जैसे वर्तमान समाज में कोई उदाहरण की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने एक आईएएस का नाम सुना होगा, और आर्मस्ट्रांग पामे, ये मणिपुर के आईएएस थे। इन्होंने वहां पर देखा कि सड़क बनाना बड़ा मुश्किल है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्राउड फंडिंग करा करके और एक लंबी सड़क बना दी, और उस सड़क का नाम दिया गया पीपल्स रोड। मतलब लोगों के प्रयास से एक आईएएस ने देखा कि वहां के लोगों के जब बीमार होते हैं तो उनको कंधों पर लेकर के जाना होता है पहाड़ों पर, और बहुत मुश्किल से आदमी हॉस्पिटल तक पहुंच पाता है। उनमें ये करुणा का भाव आया, दया की भावना आई, सहानुभूति की भावना आई, और उन्होंने क्या किया कि सरकार के पास से फंड नहीं था, फिर भी व्यक्तिगत प्रयास करके लोगों से क्राउड फंडिंग इकट्ठा करके और पूरा सड़क बना दिया। तो ऐसे उदाहरण वर्तमान समाज में आपके पास कोई उदाहरण है तो उसको भी यहां कोट करें। और अगला है कि सिविल समाज, सिविल सेवा का उदाहरण, मतलब कि कोई आईएएस आईपीएस जिसने कि दया, करुणा, नैतिकता, सत्यनिष्ठा के संदर्भ में कोई अच्छा काम किया है, जैसे अभी मैंने चर्चा करी। एक और आईएएस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ओपी चौधरी। ओपी चौधरी आईएएस थे, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में डीएम पोस्टेड थे। आप सभी को पता है कि दंतेवाड़ा जिला जो है छत्तीसगढ़ का, वह हाईली, वहां पर नक्सलवादियों का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। उस इलाके में रह करके जब इन्होंने वहां देखा कि वहां के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वहां गरीबी अपने चरम पर है, नक्सलवादी उनको पढ़ने नहीं देते, स्कूल नहीं बनाने देते, तो इनको क्या हुआ, इनको अब सहानुभूति आ गई, भाई इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन्होंने क्या किया, समाधान के रूप में कि नक्सलवादियों से बात करी, प्रशासन से खुद से बात किया, वो खुद आईएएस थे, और मिलकर के पहले शुरू की छूलो आसमान, छोटे छोटे स्कूल बनवाने शुरू किए, ठीक है, छोटे छोटे लाइब्रेरी बनाना शुरू किया। लाइब्रेरी का नाम क्या रख दिया, नालंदा पुस्तकालय, ठीक है। फिर एक और प्रोग्राम शुरू किया जो हमारे यहां जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल तक के, उनको भी आंगनवाड़ी केंद्र होता है, लेकिन वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन बड़ा मुश्किल था। उसके लिए इन्होंने नन्हे परिंदे प्रोग्राम शुरू किया। तो ये सब जो उदाहरण है आईएएस के, ये आपको दिखाने हैं यहां पर। आईएएस ओपी चौधरी, तो ये भी आपको क्या करने हैं, अपने डायरी में लिख देने हैं। तो अब आपके पास कंटेंट सोचिए, जैसे मैंने सहानुभूति की बात करी, एक सहानुभूति का उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास सहानुभूति का क्या हुआ, परिभाषा आ गया, ठीक है, सहानुभूति की परिभाषा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा कि शब्दावली, इससे जुड़े हुए, सहानुभूति से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण कथन, कोई महापुरुष ने कभी सहानुभूति के बारे में कोई बात कही, वह आपने लिख लिया। तीसरा, आपने व्यक्तिगत जीवन में कभी सहानुभूति दिखाई है तो उसका उदाहरण आपने लिख लिया। चौथा, किसी महापुरुष के जीवन का कोई उदाहरण लिख लिया। पांचवा, कि वर्तमान समाज में आपके आसपास किसी व्यक्ति ने सहानुभूति दिखाई, काफी चर्चा में रहा,
तो उसका उदाहरण लिख लिया। और पांचवा कि सिविल सेवा में अगर किसी ने सहानुभूति दिखाई तो उसका उदाहरण लिख लिया। अब आपके पास सोचिए सहानुभूति के लिए कितना बढ़िया, कितना ज्यादा कंटेंट हो गया। अब आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है, कोई किताब की जरूरत नहीं है, आप खुद गूगल करके सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका सिलेबस वाला पार्ट, कि आपको सिलेबस को लेकर के क्या क्या करना था। ठीक है, कंटेंट इकट्ठा करना था, कंटेंट इकट्ठा आपने किया, सिलेबस को लेकर के इतना काम किया। अब अगला पार्ट आता है स्टडी मटेरियल। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं स्टडी मटेरियल को लेकर के। भाई इतने कंटेंट होते हैं मार्केट में, बहुत सारा कंटेंट होता है, किस पर ट्रस्ट करें, कौन सा कंटेंट पढ़ें। तो स्टडी मटेरियल में आता है सबसे पहले किताबें कौन सी पढ़ें, बुक्स कौन सी पढ़ें। ठीक है, दूसरा होता है कि आपका नोट कैसे बने, नोट्स कैसा हो, मार्केट के नोट्स पर कितना भरोसा करें। ठीक है, तीसरा आता है कि जो हमारे टीचर्स हैं एथिक्स को पढ़ाने वाले, वे कितने रिलायबल हैं, उनके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है एग्जाम को लेकर के। और चौथा आता है कि जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स की जो एडवाइस होती है वह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखती है, कितना इंपॉर्टेंस वो रखती है। तो ये हमारे पास स्टडी मटेरियल के स्तर पर चार चीजें हैं जिसको कि हमें समझनी है। सबसे पहले बुक्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बुक पढ़ी जाती है वह बुक है लेक्सिकॉन, जो ज्यादातर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, लेक्सिकॉन की किताब अच्छी किताब है लेकिन पर्याप्त नहीं है। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं इससे पता चलता है कि यूपीएससी जो प्रश्न पूछ रहा है वह लेक्सिकॉन से पूर्ण रूप से बनने वाला नहीं है। एक और किताब है, हाल ही में आई है, हमने देखा है, बहुत अच्छी किताब लगी हमें। वो किताब है, एक आईएएस हैं डी.के. बालाजी। ठीक है, तो इनकी भी एक किताब है, ये खुद भी आईएएस रहे हैं, इन्होंने खुद इथिक्स पेपर दिया था, आईएएस बनने के बाद इन्होंने किताब लिखा है। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो यह भी आप दोनों मीडियम में इसको पढ़ा जा सकता है। हिंदी मीडियम में इस किताब को डी.के. बालाजी और निशांत जैन इन दोनों आईएएस ने मिलकर के लिखा है, इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली डी.के. बालाजी ने लिखा है। तो इस किताब में एक विशेषता क्या है कि इन्होंने अपने उदाहरण, जो इन्होंने सिविल सर्विस में रहते हुए महसूस किया, जो काम किया, जो अच्छे अच्छे आईएएस लोगों ने काम किया है, वह उदाहरण इस किताब में सफिशिएंटली है। तो आप इन दोनों में से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं बुक के स्तर पर। दूसरा आता है नोट्स कैसे करें, नोट्स मार्केट से लें या खुद का नोट्स बनाए, तो खुद का तो नोट्स बनाना ही बनाना है। दूसरा जब आता है कि आप मार्केट के नोट्स पर कितना भरोसा करें, तो मार्केट का नोट्स देखना जरूर चाहिए। क्यों देखना चाहिए? ताकि आपको पता चले कि बाकी सभी स्टूडेंट्स इथिक्स को लेकर के क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूं, कहीं मेरे में कोई कमी तो नहीं है। इसीलिए बाजार में इथिक्स के जो अच्छे टीचर हैं उनके नोट्स मिल जाते हैं, तो वह नोट्स आप मंगा लें, खरीद लें और फिर अपनी तैयारी अपने नोट्स में और उस नोट्स में कंपैरिजन कर लें कि आप में कुछ बेहतर है या कुछ कमी अगर है तो उसको वहां से पूरा कर लें। तो बाजार में जो नोट्स हैं उस नोट्स की भूमिका बहुत अधिक है। तीसरा आता है टीचर्स की। अब टीचर्स के स्तर पर इथिक्स को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो एक जो कि फिलॉसफी पढ़ाने वाले टीचर हैं वो इथिक्स पढ़ा रहे हैं। दूसरा जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले टीचर थे पीएसआईआर, वो भी इथिक्स पढ़ा रहे हैं। तीसरा साइकोलॉजी पढ़ाने वाले जो ऑप्शनल पढ़ाने वाले टीचर थे वो भी इथिक्स पढ़ा रहे हैं। और फिर सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर भी इथिक्स पढ़ा रहे हैं। अब ये सभी टीचर्स के साथ इन सभी टीचर का अपना एक बैकग्राउंड होता है और सब्जेक्ट जो होता है इथिक्स जो है वह किसी एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो फिलॉसफी पढ़ाने वाला टीचर अगर इथिक्स पढ़ाता है तो वो इथिक्स के फिलोसफिकल क्षेत्र पर, फिलोसफिकल सेक्शन पे बहुत अच्छा पढ़ाएगा।
लेकिन जो अप्लाइड इथिक्स है वहां पर थोड़ा मिसिंग हो सकता है। ये सभी बातें सभी टीचर्स के साथ अप्लाई होती हैं। तो इथिक्स के लिए कोई सेपरेट टीचर नहीं है जो कि सिर्फ इथिक्स के लिए है। इसीलिए एक टीचर से पढ़ लेना इथिक्स के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अगर आप किसी टीचर को ज्वाइन कर रहे हैं तो बेशक ज्वाइन करिए, लेकिन उसके साथ साथ खुद का नोट्स और बाजार का नोट्स भी जरूर देखिए। ठीक है, अब आते हैं टॉपर्स के एडवाइस पर। देखिए, जो हाल ही में टॉपर हुए हैं, मतलब पिछले 1-2 साल के एग्जाम में उन्होंने क्वालिफाई किया है, और कुछ ऐसे टॉपर हैं जो कि 3-4 साल इनका हो गया है, जिन्होंने हाल ही में एग्जाम को क्वालिफाई किया है, उनके एडवाइस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके एडवाइस में कुछ कमियां दिख सकती हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल स्ट्रेटजी रही थी। तो अभी भी सब्जेक्ट को लेकर के उनका एक अपना अप्रोच है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट को लेकर के उनकी एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अप्रोच नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ आईएएस ऐसे हैं जो कि 3-4 साल पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, वे अगर कोई एडवाइस देते हैं एथिक्स के पेपर को लेकर के तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है, उन पर ज्यादा रिलाई किया जा सकता है। हाल ही में जो आईएएस बने हैं वह भी बहुत अच्छा आपको अप्रोच बताएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छा अप्रोच वे आईएएस बताएंगे या वे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बताएंगे जो 2-3 साल पहले सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर आप अप्रोच अपनाते हैं तो स्टडी मटेरियल के लेकर के जो आपकी समस्याएं थी वह लगभग समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब तीसरी समस्या आती है, जो हमने तीसरी समस्या आइडेंटिफाई करी थी, और वह तीसरी समस्या थी आंसर राइटिंग। ठीक है भाई, हमने एथिक्स के कंटेंट भी इकट्ठा कर लिया, सिलेबस को तैयार भी कर लिया, टीचर के नोट्स भी पढ़ लिए, अपने नोट्स भी बना लिए, टॉपर्स की बातें भी सुन ली, अब आंसर राइटिंग कैसे करें। ठीक है, तो चलिए आंसर राइटिंग में हम आगे बात करते हैं। आंसर राइटिंग के 2 फेज है, इसको ध्यान से देखिएगा, यही फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर लेखन, इथिक्स का उत्तर लेखन कैसे करें, इसको हम पहले 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा हो। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, इथिक्स में आप कैसे प्रस्तुत करें, अपने उत्तर को ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। ठीक है, दूसरा है कंटेंट, आपका कंटेंट कैसा हो और वो कंटेंट वहां पर कैसे प्रेजेंट किया जाए। और तीसरा आता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग सेपरेटली देखते हैं। सबसे पहला आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम और फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। एक बात आप सभी को समझना है, जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था विधि और नैतिकता में समानता और असमानता को लेकर के। अब जैसे यहां पर है, आपने इसको ऐसे दिखा दिया, ये है विधि, ठीक है, और ये है नैतिकता, और आपने इसको ऐसे चार्ट में दिखा दिया। इसका मतलब क्या है कि विधि, कुछ विधियां नैतिकता भी हैं, लेकिन कुछ विधियां ऐसी हैं जो नैतिकता नहीं है। कुछ नैतिकता विधि भी है, लेकिन जैसे ये जो नैतिकता और विधि है ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इधर की जो नैतिकता है वह विधि नहीं है। तो अब आपने अगर इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया तो अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कुछ विधियां नैतिकता हैं, कुछ विधियां नैतिकता नहीं है, कुछ विधि ऐसी होती है जो सिर्फ विधि होती है, नैतिकता नहीं होती है। और इसको करने के बाद क्या करिए, उदाहरण बता दीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं कि महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना। ठीक है, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान। अब यह क्या है, यह समाज में एक्सेप्टेड है, यह एक नैतिक विचार है। समाज में नैतिकता है कि भाई क्या करना चाहिए, कोई भी नैतिक व्यक्ति जो होगा वह क्या करेगा, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करेगा। लेकिन क्या यह विधि है, तो नहीं।
इसको लेकर के कोई कानून नहीं बनाया गया है कि आपको बुजुर्ग का आदर करना है, आपको बुजुर्ग का सम्मान करना है, ये कानून नहीं है। देश ने इसको लेकर के कोई कानून नहीं बनाया है, कोई विधि नहीं बनाया है, लेकिन यह समाज में एक्सेप्टेड नैतिकता है। यह नैतिक है कि आपको, अगर आप नैतिक हैं तो आपको महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह नैतिकता है लेकिन विधि नहीं। ठीक है, दूसरा है LGBTQ राइट। LGBTQ का जो अधिकार है, जैसे समाज में जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब जो है, इनके अधिकार को लेकर के सरकार कानून भी बना चुकी है, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है। तो ये क्या हो गया है, इनको लेकर के कानून बनाया जा चुका है, लेकिन अभी भी समाज में इनको लेकर के लोग, इनके अधिकारों को लेकर के अभी तैयार नहीं है कि इन्हें अपने आसपास, अपने साथ में रखें। अभी भी इनको नियम बनने के बावजूद समाज में दंश प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो फिर नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है कि समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शों का समूह। तो समाज ने इस आदर्श को, इस विधि को अभी आदर्श के रूप में स्वीकृत नहीं दी है। तो क्या हो गया, यह विधि है लेकिन नैतिकता नहीं। और एक तीसरा क्या है, तीसरा जो कि विधि और नैतिकता दोनों है, जैसे निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अब निजता का अधिकार पहले क्या था कि पहले लोग अपने जीवन में एकदम स्वतंत्र होते थे, मेरे बारे में जो जानना है जान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव के लोग होते थे सीधे साधे, समाज भी ओपन था, पूरा ओपन था। लेकिन जैसे जैसे समाज शहरीकृत होता चला गया, लोगों को अपनी निजता की चिंता होने लगी। ठीक है, अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। तो समाज में मांग उठी कि नहीं भाई, हमारी निजता की सुरक्षा होनी चाहिए। तो निजता क्या हो गया, जब समाज इसको एक्सेप्ट कर लिया तो यह बन गया एक नैतिक आचरण। ठीक है, फिर जब समाज ने इसको स्वीकृति दे दी तो फिर सरकार ने भी इसको लेकर के कानून बना दिया। ठीक है, तो यह क्या हो गया कि नैतिकता और विधि, मतलब कानून और समाज दोनों ने इस अधिकार को स्वीकार कर लिया। तो यह क्या बन गया, विधि प्लस नैतिकता, तो निजता का अधिकार। अब देखिए, आपको सिर्फ इतना फ्लो बना करके, इस चार्ट को, फ्लो चार्ट को बना करके और रख देना था। अब आपको बिना कुछ लिखे एग्जामिनर क्या समझता, सारी बातें समझ भी जाता, प्रेजेंटेशन भी उससे लगता कि लड़का बड़ा क्या है, स्मार्ट है। तो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो डायग्राम और फ्लो चार्ट बना करके इस काम को अगर आप करें तो ये बहुत अच्छा है। तो आपको अपने आंसर में डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाते रहना है। ठीक है, ये काम करना है। अगला आता है कि अब हमारा कि हम भाई कंटेंट को लेकर के क्या करें। अब हमने देख लिया प्रेजेंटेशन पे क्या करना है, तो डायग्राम और फ्लो चार्ट इसमें बनाना है। अब आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट पे मैं इसको मिटा देता हूं। कंटेंट को लेकर के जो आपने कंटेंट तैयार किया है, वह तैयार कंटेंट बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास उदाहरण भी है, परिभाषा भी है, स्वतः का उदाहरण है, महापुरुषों का उदाहरण है, सिविल सर्वेंट का उदाहरण है और समाज का भी उदाहरण है। तो कंटेंट आपके पास कम नहीं है। आपको कंटेंट को क्या करना है, प्रेजेंटेशन के साथ जोड़ देना है। कंटेंट आपके पास है, उसको डायग्राम और फ्लो चार्ट के साथ जोड़ करके और आकर्षक बना देना है। ठीक है, अब तीसरा स्टेज आता है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, अब देखिए टेस्ट सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज आप जितना देंगे उतना इंप्रूवमेंट होगा, और खुद का जजमेंट लेकिन कैसा हो, तो टेस्ट सीरीज तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है, अधिक से अधिक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है। ठीक है, दूसरा कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है, टॉपर्स की कॉपी आपको बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाती है,
तो टॉपर्स की इथिक्स की कॉपी निकालिए और देखिए कि इनका इथिक्स का आंसर मेरे आंसर से कैसे अलग है। ठीक है, उनके प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए कि उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन और कंटेंट दोनों बेहतर करना है आपको अपने टेस्ट सीरीज में। उसी अपनी टेस्ट सीरीज में अपनी कॉपी को टॉपर्स की कॉपी से तुलना कर देना है। तो अगर आप इतना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आप इथिक्स में 150 मार्क्स भी ला सकते हैं, क्योंकि इथिक्स में लगातार हर साल किसी ना किसी स्टूडेंट को 150 प्लस मार्क्स जरूर मिलता है, जबकि जीएस के जो बाकी 3 पेपर हैं वहां पर यह कॉमन एग्जाम्पल नहीं है। तो इथिक्स की पूरी तैयारी की रणनीति जो आज हमने चर्चा करी वह ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आप इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके नोट्स जो हैं वो इसी तरह प्लान्ड वे में बने हुए हैं, तो फिर आपको इथिक्स में कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस रणनीति को फॉलो कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, अगर आपको कोई डाउट होता है पूछने के लिए, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग आगे इस पर भी चर्चा जरूर कर लेंगे। अगर हमें लगा कि वह आवश्यक रहा तो हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन भी अच्छे से हो जाए, तो निर्माण आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाकर के आप अपनी आंसर शीट को सबमिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपके आंसर्स इवैल्यूएट हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर क्वालिटी इवैल्यूएशन के साथ आपको यह टॉपर्स की कॉपी के साथ अपनी कॉपी को तुलना करने का मौका मिल जाएगा। तो इसको लेकर के आप करते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।